नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपके सामने अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी की एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसका एक वीडियो मैंने पिछले हफ्ते ही बना दिया था, जब मैंने शेयर किया कि कैसे जून और जुलाई के महीने में मेरी यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग रही। तो अब जो मेरा वीडियो है, ये सीरीज का नाम है मेरा वीकली एनालिसिस प्रोग्राम, एक ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से। हफ्ता कैसा गया, हफ्ता कैसा जाने वाला है, वो सब कुछ। ये पार्ट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ये वीडियो अगले शायद 2-3 हफ्ते में थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ सजेशन हो, मैं कुछ चेंज करूँ। तो मुझे लगता है 2-3 हफ्ते में एक स्टैंडर्ड सेट वीडियो आपके लिए बन जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड करने में आप मेरी हेल्प कीजिए अपने कमेंट्स करके। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बोला था, ये प्रॉमिस किया था कि हर हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ट्रेडिंग की और क्या-क्या हुआ, साइकोलॉजी कैसी थी, जिससे कि जो भी मेरे को पिछले कुछ सालों से एक ऑप्शन सेलिंग करके कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, उससे आपको थोड़े इनसाइट्स मिल सके। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगने वाला है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करेंगे मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। इन सब वीडियोस के लिए मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। उस प्लेलिस्ट का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी। उस प्लेलिस्ट में आपको वीक बाय वीक ये वीडियो मिल जाएंगे। तो बेसिकली जूलियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। ये लास्ट वीक जो था, वीक 31 था, जुलाई 3 टू अगस्त, और जुलाई 30 टू अगस्त 3। और इसी तरह से अगला वीक, वीक 32 होगा, 6 अगस्त टू 10 अगस्त। तो पहले एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीटेशन के लिए मैं आपके साथ अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी का स्टाइल शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि और ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि मैं किस तरह का ऑप्शन ट्रेडर हूं। क्योंकि हर चीज़ में जो मैं बोलूँगा वो उस माइंडसेट से बोलूँगा, और अगर आप कुछ और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसको प्लस माइनस कर लीजिए। तो हाँ, एक बार शुरू करते हैं। मैं एक पोजिशनल ऑप्शन सेलर हूँ। पोजीशन ऑप्शन सेलर मतलब कि मैं पोजीशंस बनाता हूँ और उनको हर रोज़ दुकान बंद नहीं करता। मेरी पोजीशंस वीकली, मंथली और कभी-कभी फार मंथ में भी चलती हैं। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में और जानना है, पोजीशनल ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत जानना है, तो फिर कई सारे यूट्यूबर से आपको वीडियोस मिल जाएँगे। मेरे चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट है ऑप्शन सेलिंग की, उसमें आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अच्छा बड़ा कैपिटल है, कुछ करोड़ रुपए का कैपिटल है। उन शेयर्स को मैं प्लेज उन पे मैं शेयर्स खरीदता हूँ, उन शेयर्स को प्लेज कर देता हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ बॉन्ड्स। उन सबको प्लेज करके मैं एक मार्जिन जनरेट करता हूँ, और मूरी पूरी की पूरी ट्रेडिंग उसी मार्जिन पे होती है। तो देखा जाए तो ट्रेडिंग एकदम फ्री है, क्योंकि मैं प्लेज करके वो जनरेट कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं 10-20% कैपिटल जेब से भी डाल के रखता हूँ उसमें। मेरा टारगेट सिंपल होता है कि हर महीने 2-3% पैसा बनाना है। उसको अगर आप ऑब्वियसली अगर आप कंपाउंड करेंगे एनुअली, तो 25, 30, 35% के करीब हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि लगभग 10-12% रिटर्न मेरे को मेरे पोर्टफोलियो से मिल जाता है। तो दोनों को ऐड करें तो 30 to 50% की रेंज में रिटर्न मिल जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। मैं अधिकतर केवल निफ्टी या बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करता हूँ, और कुछ शेयर्स की। मोस्टली मैं इनमें करंट वीक, मंथ एंड या कभी 2-3-4 महीने फार की भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मोस्टली स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर्स ये बना के सेलिंग करता हूँ। और मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक्स भी हैं, जिनमें मैं मंथली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और शेयर का ट्रेंड देखकर या तो मैं उनकी थोड़ी कॉल सेल करता हूँ, थोड़ी पुट सेल करता हूँ, जिससे थोड़ा सा संतुलन बना रहे, और मेरे को एक तरह से एक तरफ की मूवमेंट में मैं फंस ना जाऊं, और जब ये चीजें अटकती हैं तो फिर मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। तो इस ट्रेडिंग जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑप्शंस का एडजस्टमेंट है। और मैं अधिकतर एक्सपायरी डे आने से पहले ही अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो एक्सपायरी डे में ट्रेड नहीं करता मैं। और अधिकतर मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सपायरी वीक से भी एक हफ्ता पहले या 1 या 2 दिन पहले तो अपनी ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर ही दूँ। जो स्टॉक्स की ट्रेड्स होती है वो मैं काफी दिन पहले स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी की कुछ दिन पहले तक करता हूँ। मेरी कैपिटल का अधिकतर पार्ट 60 to 70% निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज होता है, 10-20% स्टॉक्स में यूज होता है, जिनमें मैं कवर्ड कॉल, सिक्योर्ड पुट, व्हील स्ट्रेटेजी और अगेन स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बनाता हूँ। स्ट्रैडल कम बनाता हूँ, स्ट्रैंगल ज्यादा बनाता हूँ। 10-20% में फायर फाइटिंग और एडजस्टमेंट के लिए बचा के रखता हूँ। और एक रेंज बाउंड मार्केट, इस लेवल और इस लेवल के बीच में रेंज बाउंड मार्केट मेरे लिए हमेशा अच्छी होती है। थोड़ी सी ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब निफ्टी के लिए 400-500 पॉइंट एक महीने में जाना, और बैंक निफ्टी के लिए 1500 पॉइंट्स एक महीने में जाना, एक साइड की हल्की सी ट्रेंडिंग मार्केट मेरे लिए और भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट से थोड़ा और बेटर पैसा कमा लेता हूँ।
मार्केट में बड़े मूवमेंट आते हैं तो ऑब्वियसली मेरी पोजीशंस के लिए खराब होता है। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट तेजी से ऊपर गई या नीचे गई, बड़ा मूवमेंट मेरे लिए खराब होता है, क्योंकि मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ इन जनरल। थोड़ा बहुत डायरेक्शन करता हूँ, 60% डायरेक्शनल, 40% नॉन डायरेक्शनल। बड़े बड़े यू टर्न मेरे लिए बहुत बुरे होते हैं। और अगर आप देखो तो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एन पैटर्न, ये सारे के सारे पैटर्न ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल यू टर्न्स होते हैं। तो इनमें मेरा पैसा कई बार लूज हो जाता है, क्योंकि सेम टाइम फ्रेम में मैं एडजस्ट करते रहता हूँ, मार्केट को चेज करते रहता हूँ। तो मैं दुआ यही करता हूँ कि ज्यादा बड़े बड़े यू टर्न्स ना आए, हल्का फुल्का ट्रेंड रिवर्सल माइनर तो चलेगा, लेकिन बड़े रिवर्सल में मैं फंस जाता हूँ। डेली एडजस्टमेंट करता हूँ, थोड़ा सा मार्केट का बायस अपने दिमाग में रखता हूँ। और जब मुझे दिखता है कि विक्स, इंडिया विक्स तेजी से बढ़ रहा है और कोई खास रीजन से बढ़ रहा है, तो उसका एडवांटेज भी लेने की कोशिश करता हूँ। विक्स अगर 11 के नीचे है तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग उतनी डिफिकल्ट हो जाती है। विक्स 16-17 के ऊपर चला जाता है तो भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा होता है। और उससे थोड़ी दिक्कत आती है। और कभी कभी उसमें रिवॉर्ड अच्छा हो भी जाता है, जरूरत से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन इन जनरल थोड़ी सी परेशानी आती है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं न्यूट्रल व्यू लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की तरफ बायस रहता हूँ। तो चलिए, ये तो होगी मेरी ट्रेडिंग जर्नी। आई होप मैंने जल्दी से खत्म कर दी आपके लिए। अब मेरे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कि जो जनरली मैं एग्जांपल दूंगा पोजीशंस के, मैं आपकी पर्टिकुलर पोजीशंस तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। उसकी सेंस भी नहीं बनती है। वो शेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आप अगर आज आपके साथ ये पोजीशन शेयर कर दी कि मेरी क्या पोजीशन है, फिर मेरे को हर एडजस्टमेंट के बाद आपको अपडेट देना पड़ेगा। तो इट डज नॉट मेक सेंस। तो मैं पोजीशन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल अपनी पोजीशंस का आइडिया आपको दे दूंगा कि किस तरह की पोजीशन में लगाए हुए हूँ। ऑलरेडी मैंने अपने स्टाइल में आपको बता दिया है। और मैं एग्जांपल आपको जनरली 10 लाख की कैपिटल से दूंगा। तो और मेरा ये मानना है कि इन जनरल अगर आपको ऑप्शन सेलिंग की जर्नी शुरू करनी है तो 10 से 20 लाख तो कम से कम आपके पास होना चाहिए, नहीं तो उसमें मजा नहीं, क्योंकि रिटर्न आपको छोटे छोटे ही कमाने हैं। एक साल पहले इंटरेस्टिंगली मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था, एक नया अकाउंट खोला था एंजल वन में। ये थोड़ा साइड टॉपिक है। और उस अकाउंट में मैंने केवल एक उसका नाम दिया था मैंने अल्फा पोर्टफोलियो। वो पोर्टफोलियो में पहले दिन से पब्लिक के साथ शेयर करता आ रहा हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में भी एक अल्फा पोर्टफोलियो नाम की प्लेलिस्ट है। तो उस पोर्टफोलियो के लिए मैंने एक क्वेरी बनाई है स्क्रीनर पे। उस क्वेरी को यूज करके मैं हर 6-7 हफ्ते में उसको रन करता हूँ, उस पोर्टफोलियो को 6-7 हफ्ते चलाता हूँ। और वो अपडेट्स आप देख सकते हैं। ये पार्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इवन दो मैं आपके साथ अपनी पोजीशंस शेयर नहीं करने वाला हूँ एग्जैक्टली, लेकिन आपको मुझ पर बिलीव करना पड़ेगा कि मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो क्योंकि ट्रू और जेन्युइन है। और अगर कोई इंसान मेरे से बना नहीं मिले तो पूरा डेटा भी उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। अल्फा पोर्टफोलियो का स्टेटस मैं हर हफ्ते पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ, कई लोगों के साथ तो मैंने उसको एक्सेल शीट शेयर भी की हुई है। अगर आपको वो एक्सेल शीट या डेटा ज़्यादा चाहिए अल्फा पोर्टफोलियो का, तो कमेंट में लिख दीजिए अल्फा पोर्टफोलियो एक्सेस, तो मैं आपको एक्सेल शीट का डिटेल दे दूंगा। 8 पोर्टफोलियो अब तक बना चुका हूँ, हर पोर्टफोलियो का पूरा डेटा उसमें है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ, पिछला हफ्ता कैसा रहा। मैं मोस्टली निफ्टी की बात करूंगा। आप अज्यूम कर सकते हैं निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का भी सिमिलर ट्रेंड होता है, और अगर आप सेंसेक्स करते हैं तो बिल्कुल ही निफ्टी जैसा ही होता है। तो चलिए, लास्ट वीक क्या हुआ मेरे साथ मार्केट, लास्ट वीक वीक नंबर 31, बेसिकली जुलाई 32 अगस्त 3 में क्या क्या मार्केट ने मेरे साथ किया। निफ्टी की रेंज 24,686, 25,078, तो छोटी सी लगभग 400 पॉइंट्स की निफ्टी की रेंज थी। और अनफॉर्चुनेटली निफ्टी रेंज के लगभग लोएस्ट पॉइंट पे 24,717 लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुई। तो एक तरह से ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट हो गया, क्योंकि अब अगले हफ्ते के लिए भी ट्रेंड थोड़ा नीचे का लग रहा है, देखते हैं कहाँ जाएगा। बैंक निफ्टी ने लगभग 1300 पॉइंट्स की रेंज, 51,000 टू 52,400 की रेंज में ट्रेवल किया। तो एक तरह से अच्छा वीक था उस हिसाब से। मार्केट एक्चुअली थर्सडे तक तो ऊपर जाती रही, धीरे 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 निफ्टी 25,000 भी क्रॉस किया, लेकिन फ्राइडे को नेगेटिव बायस था, जो कि अच्छा नहीं था। काफी बड़ा ट्रेंड रिवर्सल शुरू हुआ, खासकर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो उतनी दिक्कत नहीं थी। और जो मार्केट लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुई, तो वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट था। दूसरा चैलेंजिंग पार्ट लास्ट वीक का ये था कि विक्स एंड वॉलेटिलिटी। इस हफ्ते विक्स 11.6 से 14.5, तो काफी ऊपर तक विक्स गया। और मार्केट बंद होते होते फ्राइडे को 10 to 11% विक्स चढ़ गया, 14.3 पे बंद हुआ। तो एक तरह से मार्केट में फियर भी ज्यादा है। और दूसरा, जो हफ्ते भर भी मैंने प्रॉफिट कमाया था उसमें से काफी कुछ केवल
ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने से चला गया क्योंकि विक्स बढ़ गया। मार्केट का नेट मूवमेंट -120 पॉइंट्स था निफ्टी का, अगर आप देखो तो कोई बहुत बड़ा नेट मूवमेंट नहीं था, लेकिन ऊपर जाके नीचे आने के हिसाब से काफी बड़ा था। तो वीकली कैंडल रेड हुई, वो भी इंटरेस्टिंग था। तो उसके अलावा मार्केट में क्या क्या न्यूज फ्लो था जिससे मार्केट को कंट्रोल किया? कोई बहुत बड़ी डोमेस्टिक न्यूज तो थी नहीं। यूएक्स जॉब डेटा, जॉब का क्लेम डेटा था, इट वाज नॉट सो गुड। फेड की मीटिंग हुई, उन्होंने रेट चेंज नहीं किया और इंडिकेट किया कि सितंबर में रेट चेंज होगा। तो टेक्निकली फर्स्ट न्यूज इज बैड, सेकंड न्यूज इज काइंड ऑफ गुड बाय मार्केट। और इंडियन फॉरेक्स रिजर्व $680 बिलियन लाइफ टाइम हाई पर टच हुए, तो ये अपनी मार्केट के लिए अच्छा है। और सेबी ने ऑप्शन डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए, एफ एंड ओ ट्रेडर्स के लिए कुछ नए रूल्स प्रपोज किए हैं, कंसल्टेशन पेपर लाया है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। कहोगे तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि ऑप्शन उस कंसल्टेशन पेपर के एक एक पॉइंट का एज एन ऑप्शन सेलर हम पे क्या फर्क पड़ता है। मार्केट में बड़ा मूवमेंट अगर आप देखो, स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी आईटी रियलिटी इंडेक्स 3-3% डाउन थे, तो उन्होंने थोड़ा मार्केट को ड्रैग किया। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने भी 2% लूज किए, एफएमसीजी इंडेक्स 1.6%, पीएसयू बैंक मेटल इंडाइसेस भी 1-1% डाउन थे। तो इन जनरल इंडाइसेस डाउन थे और छोटे शेयर्स थोड़े बड़े थोड़े घटे। मार्केट का जो मूड था, हफ्ते भर अच्छा रहने के बाद मार्केट क्लोजिंग पर मूड अच्छा नहीं था। नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद भी हम थोड़ा स्लिप हुए, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। एफआईआईज ने 12.5 थाउजेंड करोड़ की सेलिंग की, लेकिन डीआईआईज ने 7.5 थाउजेंड करोड़ की बाइंग की। तो डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर, आप जैसे लोग, हमसे जैसे लोग मार्केट को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बहुत पैसा डाल रहे हैं, इसकी वजह से शायद मार्केट ज्यादा नहीं गिर रही है। जो इंडियन रुपी था वो डॉलर के अगेंस्ट फ्लैट रहा, तो उससे कुछ ज्यादा मार्केट का लेना देना नहीं था। तो इन जनरल आप देखें तो इन सब न्यूज फ्लो की वजह से, इन सब सिचुएशंस की वजह से हमारे पोर्टफोलियो पर क्या फर्क पड़ा? तो जैसे मैंने बोला, मार्केट थर्सडे तक अच्छी थी, ऊपर जा रही थी, जो एक ट्रेंड बहुत अच्छा हमारे लिए नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, विच इज गुड, क्योंकि उससे हम अच्छा खासा थीटा डीके भी ले रहे थे। बीच में बैंक की एक्सपायरी भी आई, निफ्टी की एक्सपायरी भी आई, जो कि ठीक ठाक निकल गई। थोड़ा सा स्ट्रेस ऊपर की तरफ बनता जा रहा था, लेकिन फ्राइडे को जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और नीचे गिरी, विक्स भी 14% ऊपर चढ़ गया, तो उसकी वजह से थोड़ा हमारा जो वीक का अच्छा प्रॉफिट था उसमें ऊपर नीचे हो गया। तो हमारे वीक का रिजल्ट क्या रहा? अपनी ट्रेडिंग का रिजल्ट आपको बताता हूँ। मंडे -0.39%, ट्यूसडे 1.11% प्लस का, वेडनेसडे -5.5%, थर्सडे +0.4% और फ्राइडे -0.35%। तो इवन दो फ्राइडे, क्योंकि जनरली फ्राइडे में बहुत अच्छा डीके हमें मिलता है, लेकिन इस बार मार्केट गिरी, तो कहीं ना कहीं पोजीशन संभालते संभालते में फ्राइडे का लॉस रहा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हफ्ते में हमारा नेट प्रॉफिट 0.25% था। कोई खास प्रॉफिट नहीं था, बट कभी कभी अच्छा ही लगता है, चलो प्रॉफिट तो था, और मुझे काफी उम्मीद है कि अगले हफ्ते डीके अच्छा मिल जाएगा। तो बेसिकली हर 10 लाख रुपए पे 2,500 रुपये सिर्फ हमने कमाए हैं। वीक का रिजल्ट अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारा टारगेट था 0.75% का, लेकिन हमने 0.25% कमाया। तो टारगेट तो नहीं हिट हुआ, लेकिन अच्छी चीज है कि पॉजिटिव में बंद हुए हम। और हाँ, मेरे ऑप्शन सेलिंग का हीरो इस हफ्ते का था रिलायंस। मैंने उसमें कॉल सेल की हुई है, तो काफी अच्छा डीके मेरे को रिलायंस मिला है, केवल शेयर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। और जो विलेन थे शेयर्स में वो थे जेएसडब्ल्यू स्टील, पीएनबी। थोड़ा सा उनमें फायर फाइटिंग पोजीशन आई हुई हैं, तो एक तरफा पोजीशन से उनमें मैंने स्ट्रैंगल्स बनाए हुए हैं। बैंक निफ्टी अच्छा रहा, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया। निफ्टी थोड़ा खराब रहा क्योंकि उसमें नीचे की तरफ स्ट्रेस आ चुका है। अब अगले हफ्ते का आउटलुक कैसा है, मार्केट का आउटलुक कैसा है? मुझे लगता है एफआईआई डीआईआई का डेटा सिमिलर रेंज में रहेगा। डीआईआई डीआईआई को लेके थोड़ा सा मैं बुलिश हूँ, क्योंकि डीआईआईएस बहुत सारा पैसा लेके बैठे हैं। मार्केट में ये कहना है कि डीआईआईएस के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया है, जिसको उनको डालना ही डालना है, क्योंकि वो आपका पैसा है, आपने उनको डालने के लिए दिया है। तो उस कैश फ्लो की वजह से मार्केट में अनलेस कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज ना आ जाए, मार्केट का गिरना इतना आसान नहीं है। तो एक तरह से वो अपनी मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। निफ्टी की जो रेंज है बहुत इंटरेस्टिंग रेंज रहेगी। पिछले हफ्ते तो छोटी रेंज 400 पॉइंट्स की थी। एक टग ऑफ वॉर निफ्टी में चल रहा है, रस्सा कशी जिसको बोलते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ग्लोबल मार्केट कभी नीचे पुल कर देते हैं, लेकिन इतने सारे लोग पैसा लेके बैठे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी, डीआईआईज भी। और अगर किसी दिन एफआईआईज भी पॉजिटिव हो गए तो मार्केट और ऊपर चली जाएगी। और इंडिया विक्स
मुझे लगता है कि 14.3 के लेवल से 10-12% टूट कर 13% के करीब आ सकता है, 12% के नहीं, 12-13 के बीच में आ सकता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा गेन अगले हफ्ते मिल जाएगा। कोई मेजर इवेंट अगले हफ्ते नहीं आने वाली है, रिजल्ट सीजन अभी भी ऑन है, लेकिन अच्छी बड़ी कंपनीज के लगभग सभी के रिजल्ट आ गए, तो मार्केट में रिजल्ट सीजन से कोई सरप्राइज आने वाली उम्मीद नहीं है। तो अपने सेटअप के हिसाब से क्या हम देखते हैं मार्केट को वीक 32 6 to 10 अगस्त। मेरा लगभग 85% पैसा मार्केट में लगा हुआ है, तो सिर्फ केवल 15% कैश पर बैठा हूँ। मेरी कुछ निफ्टी की ऐसी पोजीशंस हैं जो अगली एक्सपायरी की हैं और थोड़ा सा फंसी हुई हैं, कुछ इन द मनी भी आ चुकी हैं। तो उन पोजीशंस के हिसाब से थोड़ी पॉजिटिव मार्केट मेरे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी और नेगेटिव मार्केट थोड़ा ज़्यादा खराब रहेगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे को उम्मीद है काफ़ी अच्छा विक्स का डीके मेरे को मिलना चाहिए अगर मार्केट में कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो। वैसे भी वो पोजीशंस थर्सडे को क्लोज होनी है, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को क्लोज होनी है, मैं कोशिश करूँगा उनसे पहले क्लोज हो जाए। निफ्टी की रेंज मेरे को लगती है अगले हफ्ते के लिए 24,400 और 25,000। 24,400 के नीचे डेफिनेटली निफ्टी कमजोर हो जाएगा और अगले हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा मेरा नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ट्रिकी तरह से वॉलेटाइल होने का अंदेशा दे रही है, लेकिन उसके हिसाब से विक्स थोड़ा रिवॉर्डिंग है, तो ये पॉइंट अच्छा है। तो मैं अब कोशिश ये करूंगा कि मंडे या ट्यूसडे तक अपनी सारी की सारी वीकली पोजीशंस क्लोज कर दूं, या फिर जो भी मैं एडजस्टमेंट करूं, थोड़ा एडजस्टमेंट मैं कैलेंडर स्प्रेड में कर देता, तो एडजस्टमेंट हमारा वीक नंबर 33 में चला जाएगा, तो बेसिकली 14 अगस्त की एक्सपायरी में चला जाएगा, जिससे कि इस वीक में स्ट्रेस उतना ज़्यादा ना हो। और सेटअप मेरा वैसे नॉर्मल है, मोस्टली स्ट्रेटेजीज मेरी आउट ऑफ द मनी ही है। कुछ दिसंबर की भी मैंने कॉल और पुट सेल की हुई है, उसमें उनमें पुट 22,000 23,000 की सेल की हुई है, कॉल 25 26 और 27,000 की सेल की हुई है, तो उनमें अच्छी खासी रेंज चल रही है, ऊपर नीचे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिक्विडिटी इन हैंड जैसे मैंने बोला लगभग 15% पैसा मेरे हाथ में है, एडजस्टमेंट फायर फाइटिंग में वो काम आएगा। और अगर मैं थोड़ी सी और हेजेस ऐड कर दूं तो मेरे को थोड़ी और लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो लिक्विडिटी के हिसाब से मेरे कोई टेंशन नहीं है। इस हफ्ते का हमारा टारगेट जो है, क्योंकि मैं विक्स का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा टारगेट, बड़ा मेरे हिसाब से मतलब 1-1.5% का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ जाता है। और ग्लोबल फैक्टर्स भी मार्केट के लिए कोई बहुत बड़े नहीं है। यूएस मार्केट अगर थोड़ा हेल्प करे तो हम थोड़ा स्टेबल रह सकते हैं। अदरवाइज हाँ, कुछ ग्लोबल इश्यूज ना हो जाए, कुछ लेबनान, रशिया, यूक्रेन, इन सब में, इसराइल, तो अगर वो उस तरह का इशू नहीं रहा तो मार्केट थोड़ी शांत ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई मेरी पिछले हफ्ते की एनालिसिस और अगले हफ्ते में क्या देख रहा हूँ। आप बताइए, आपको इसमें से कुछ अपने हिसाब से समझ में आया कि क्या चीज़ आप इसमें से टेक अवे ले सकते हैं। अ, पिछले कुछ हफ्ते से शेयर बाजार ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत काइंड मार्केट है, खासकर मेरे स्टाइल वाली सेलिंग के लिए। लगभग बिना कुछ किए, थोड़ा बहुत कुछ किए, अच्छा खासा पैसा बन रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, ये प्रॉफिट वाले हफ्ते में तो आराम से इंसान वीडियो बना लेता है, लॉस वाले हफ्ते में कैसे बनाऊंगा। जबकि इससे पहले मैंने कभी अपने प्रॉफिट का वीडियो बनाया नहीं है, इससे 6 महीने पहले एक बार मैंने लॉस का ही वीडियो बनाया था, लेकिन हर हफ्ते एक लॉस के बाद अगर आप स्क्रीन को शेयर करेंगे, कैमरा को शेयर करेंगे, तो कैसा लगेगा वो देखेंगे। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ग्रुप में एक बंदा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसने मुझको कॉल करके अपनी पिछले 10-12 साल की ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी शेयर की। ये जान के बड़ा दुख हुआ कि उस इंसान का लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया जो उसने ऑन साइट जाके यूएस जाके कमाया था, कहीं ना कहीं वो पैसा खो दिया ऑप्शंस में। और 10-12 साल से ऑप्शंस में स्ट्रगल ही कर रहा है वो। और पता नहीं, एक अजीब सा जुनून, एक कॉन्फिडेंस था उस इंसान में कि फिलहाल मेरी स्ट्रेटेजी मुझे समझ में आ रही है, पिछले 3 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ, तो हो सकता है आगे भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब इंसान का, किसी का इतना पैसा खो जाता है। अब मैं उसको कोई सलाह देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं मेंटरिंग तो लोगों की करता नहीं हूँ कि कैसे तुम इतना पैसा रिकवर करोगे। लेकिन ऐसे हर इंसान को जो भी ट्रेडिंग करता है, मेरा ऑल द बेस्ट, यही मैं आपको बोल सकता हूँ, यही मैं उस इंसान को बोल सकता हूँ। बाकी दोस्तों यही आपके साथ शेयर करना था। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कुछ कमेंट्स लिखिए कि इस वीडियो में और क्या सुनना चाहते हैं आप हर हफ्ते, जिससे कि अ, आपकी ऑप्शंस की जर्नी थोड़ा अच्छी हो जाए और लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिले। मेनली तो मैं वीडियो अपने खुद के लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरी प्लानिंग है उसको हाई लेवल पे बोल के मैं एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, यूनिवर्स को अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं किस तरह का प्रॉफिट चाहता हूँ और क्या होने वाला है।
और अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिए मुझे। और अगले हफ्ते की समरी वीक 32 के बाद आपसे ज़रूर मिलूँगा मैं। और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा और लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो अगले हफ्ते। इस बीच भी मैं हर रोज़ अपना एक 1 मिनट का मार्केट एनालिसिस देता जाता हूँ। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, तो उस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते ही रहेंगे। नमस्कार।